जय हिंद फ्रेंड्स। तो घटना चक्र के टफ क्वेश्चन की सीरीज में आज का जो हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट होता है वो होता है प्राचीन इतिहास। इसमें हम ओनली टफ क्वेश्चन करेंगे। तो आइए इसके हम टफ क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे मैच दी फॉलोइंग स्टेटमेंट वाले इन्हीं क्वेश्चंस को देखना है। वन लाइनर को हम स्किप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों में भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पश्चिम से पूर्व के क्रम में इसमें व्यवस्थित करना है। क्या इसमें सही हो जाएगा? तो इसमें 4 2 1 3 आएगा। जैसे कि महदहा, उसके बाद आएगा लेखिया, फिर उसके बाद आएगा पैशरा और वीरभानपुर। वीरभानपुर जो है वो लास्ट में आएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए इसका कि महदहा जो है वो उत्तर प्रदेश में है, जो कि प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है। लेखिया कहाँ पे है? तो लेखिया मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है। लेखिया कहाँ पे है? तो लेखिया जो है मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश। पश्चिम से पूर्व बोला है तो पहले महदहा जो कि प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में, लेखिया कहाँ पे है? मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में। वहीं पैसरा देखेंगे तो ये बिहार में है। और वीरभानपुर कहाँ पे है? तो वीरभानपुर जो है पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें उत्तर प्रदेश के अनेक उत्खनन पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न, जौ और धान है। तो क्या ये सही है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रागैतिहासिक काल ही में समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का धनी रहा है। धातव्य है कि प्रदेश की बेलन घाटी क्षेत्र में स्थित कुलडीहवा को लंबे समय तक विश्व में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण माना जाता रहा है। इस तरह वर्तमान में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करने वाला लहुरा देवी उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले का ही भाग है। और उत्तर प्रदेश के अनेक उत्खनित स्थलों से ही प्राप्त प्राचीनतम कृषि अन्न, जौ एवं धान के साक्ष्य महगड़ा एवं धान के साथ साक्ष्य कोरडेवा से प्राप्त हुए हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या सही है? आहड़वासी जो तांबा, आहड़ सभ्यता के बारे में पहला है, आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। क्या है? आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, पर सही है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, गलत है। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, तीसरा भी सही है। चौथा है, यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 3 और 4 इसका सही है। और ये लोग चावल से परिचित नहीं है, तो ये गलत दिया है, क्योंकि ये लोग जो है ये चावल से परिचित। तो देखिए, आहड़ संस्कृति के लोग ना क्या थे? कृषक व पशुपालक थे। और ये लोग जो हैं गेहूं चावल से परिचित थे। आहड़ एक का नाम ताम्रवती भी मिलता है। इससे सूचित होता है कि यहाँ तांबा बहुतायत में उपलब्ध था। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तुएं तैयार करते थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड की प्राप्ति हुई है जिन पर सामान्यतः सफेद रंग की ज्यामितियां उकेरी गई हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल का संबंध किससे है? तो सोहन नदी घाटी से। और मध्य पाषाण काल का संबंध किससे है? तो देखिए, पूरा पाषाण काल का किससे है? तो सोहन नदी घाटी से। मध्य पाषाण काल का किससे है? भीमबेटका गुफा से। और नव पाषाण काल का किससे है? बुर्जहोम से। और ताम्र पाषाण काल का बनास घाटी से। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे नेवासा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेवासा का क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। और ईशमपुर का क्या हो जाएगा? ईशमपुर का कर्नाटक हो जाएगा। डिडवाना का क्या हो जाएगा? राजस्थान। और गुड़ियामा गुफा का हो जाएगा तमिलनाडु। तो नेवासा पे जैसे ऐसे करेंगे, नेवासा मिलता है महाराष्ट्र में। ईशमपुर तो कुछ सम मतलब ईशम है तो मतलब ईसम है, ऐसे करेंगे ना, कोई सम विषम होता था ना, तो ईशम है तो लोग कहते हैं नाटक मत करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, शम है या फिर विषम है, ऐसे। तो शम कर्नाटक करेंगे। डिडवाना कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में। गुड़ियामा गुफा में तो मतलब गुड़िया जो होती है ना वो गुफा में मिलती है, ऐसे याद कर लेंगे। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है ऐतिहासिक स्थान और ख्याति का कारण। जैसे कि दिया है बुर्ज होम सही सुमेलित पूछा है। तो बुर्ज होम शैलकृत देव मंदिर, ये गलत है, ठीक है। चंद्रकेतु गढ़ टेराकोटा कला, ये सही है। गणेश्वर ताम्र कलाकृति 2 और 3 जो है ये सही है। लेकिन बुर्ज होम जो है शैलकृत देव मंदिर नहीं है। यहाँ पे ना वो क्या कहा जाता है, गढ़तावास जो है, मतलब इसमें शव दफनाने वाला था। सिंधु घाटी सभ्यता में इसके प्रमाण मिले हैं। ये गढ़तावास से संबंधित था।
बुर्जहोम नामक जो नवपाषाणी पुरास्थल था जो जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश में, इस पुरास्थल की खोज 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी और इस पुरास्थल से गर्दावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चंद्रकेतुगढ़ जो है पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक पुरास्थल है जो विधाधरी नदी के तट पर अवस्थित है। किसके बारे में कह रहा है तो देखिए, चंद्रकेतु जो गढ़ है वो पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरास्थल है जो कि विद्याधरी नदी के तट पर स्थित है और यहाँ से टेराकोटा कला के कई उदाहरण मिले हैं। शिल्पकला की एक असामान्य विशेषता प्रदर्शित करता है। गणेश्वर जो है ये राजस्थान प्रांत में है और में स्थित एक ताम्रपाषाणी पुरास्थल है और इस पुरास्थल की खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। इस पुरास्थल से दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्र बाड़ा, मछली पकड़ने का कांटा और विभिन्न प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, गणेश्वर जो है ताम्र कलाकृति है। फिर नेक्स्ट यहाँ दिया, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया था। क्या किया था? प्रव्रजन किया था। विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया था और जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। जलवायु परिवर्तन के कारण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आर, दोनों सही है। ये नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी का प्रव्रजन ये भी सही है और इसमें शुष्कता का चरण ये भी सही है और इसका स्पष्टीकरण मतलब इसका व्याख्या भी करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है सैंधव सभ्यता के बारे में, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एम रफीक मुगल जो है हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली है। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो एम रफीक मुगल जो कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, ये गलत है। EJH मैके सुमेर लोगों से पलायन था, तो ये सही है। मार्टिमर व्हीलर जो है ये भी सही है। पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवर्तन। अमलानंद घोष हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप है, तो इसका डी हो जाएगा। ये मतलब ना BCD सही है, लेकिन एम रफीक जो मुगल कहते थे कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली है, ये गलत है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो है वो मेसोपोटामिया से लोगों प्रदर्शन का कारण हुआ। ये जो था वो JH मैके का मानना था। किसका? तो JH मैके का मानना था। ठीक है, तो एम रफीक वाला जो है गलत है और बाकी जो है वो सही है। एक बार देख लीजिए, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संबंध में अनेक विद्वान ने अनेक मत दिए, जिसमें कि EJH मैके का कहना था कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर लोगों के प्रवसन के कारण हुआ। इन्हीं के समरूप प्रवासन के सिद्धांत के इतिहासविद DS गार्डन तथा मार्टिमर व्हीलर का मानना था कि हड़प्पा सभ्यता की जो उत्पत्ति है पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार के प्रवर्सन के कारण हुई है। इस संदर्भ में अमलानंद घोष का विचार था कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव जो है वो पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। स्टुअर्ट पिगट का कहना था और फेयर सर्विस जॉर्ज F डेल्स तथा रफीक मुगल आदि विद्वान स्थानीय उत्पत्ति का सिद्धांत को मान्यता देते थे। एम रफीक मुगल का मानना था कि हड़प्पा सभ्यता मतलब जिनका नाम दिया है, हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी के क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ है। इन्होंने इस पुरानी मान्यता का खंडन किया और हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली है। इसका खंडन किया था इन्होंने, न कि माना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम रफीक वाला। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे हड़प्पा सभ्यता और उसके बारे में दिया है, तो इसका हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया था और हस्तिनापुर की खोज जो है BB लाल ने किया था। फिर तक्षशिला की खोज किसने किया था? तक्षशिला की खोज है जॉन मार्शल ने। कौशाम्बी की खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NG मजमूदार ने। हड़प्पा दयाराम साहनी, हस्तिनापुर कौन है? तो BB लाल, तक्षशिला जॉन मार्शल, कौशाम्बी कौन है? तो NG मजमूदार है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, प्राचीन स्थल और पुरातात्विक खोज। जैसे कि बेस में है लोथल का संबंध, तो लोथल गोदीवाड़ा है। कालीबंगा जुता हुआ खेत। धौलावीरा क्या है? तो धौलावीरा है हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख और बनावली पक्की मिट्टी से बनी हुई हल्की प्रतिकृति। तो अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन है,
20 नंबर है हड़प्पा तो शवाधान 837 मिला है। लोथल से गोदी मिला है। कालीबंगा से नर्तकी की मूर्ति नहीं, कालीबंगा से जुता हुआ खेत। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे है हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो इसका हो जाएगा बी। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा रावी है। और हस्तिनापुर कहाँ है? तो हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे है। फिर है नागा अर्जुन कोंडा, तो नागा अर्जुन कोंडा कृष्णा है। और पैठन जो है, पैठन है वो गोदावरी नदी के किनारे है। फिर हड़प्पा संस्कृति की बस्ती और नदी जिस पर स्थित है वो देखें। जैसे हड़प्पा रावी नदी, कालीबंगा है घग्गर, लोथल है भोगवा नदी पे, और रोपड़ है सतलुज। ये इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर क्या सही नहीं है? तो इसमें है सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए एक आकार की ईंट का उपयोग किया जाता था, तो ये सही नहीं है। मुख्यतः सभी घर एक मंजिला ही बनाए जाते थे, तो ये भी सही नहीं है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। और मुख्य सड़कें औसतन 10 मीटर चौड़ी होती थी, तो ये जो है ये तीसरा जो है ये सही है, लेकिन पहला दूसरा गलत है। इसका पढ़ लेते हैं कि सैंधव सभ्यता में पक्की एवं कच्ची दोनों प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। सभी सैंधव नगरों से प्राप्त पक्की ईंटों का सामान्यतः जो अनुपात था वो 4:2:1 था, जबकि कालीबंगन में अलंकृत ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए। वहीं चनहुदड़ो में वक्राकार ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए। सैंधव सभ्यता में इस तरह के निर्माण के लिए एक आकार की ईंटों का प्रयोग नहीं होता था, इसलिए कथन एक गलत है। और सैंधव सभ्यता में निर्मित घर एक मंजिला ही बनाए जाते थे, परंतु कुछ भवनों में मिली सीढ़ियों के साक्ष्य पर आधार पर यह कहा जा सकता है कि कुछ घर जो है 2 मंजिला में निर्मित हैं, इसलिए दूसरा गलत भी कथन जो है वो गलत है। और सैंधव सभ्यता प्राप्त मुख्य सड़कों की औसतन चौड़ाई है लगभग 10 मीटर। अब मुझे जो वीडियो है यहीं रोकना पड़ेगा क्योंकि शोर हो रहा है। अब ये देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किस लिए? तो नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपनी कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए। डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी के लिए। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो देखिए कालीबंगा या हरियाणा ये गलत है। कालीबंगा राजस्थान में, आलमगीरपुर सही है, उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, और रोपड़ पंजाब सही है। नेक्स्ट निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? इसका हो जाएगा डी। कौन कौन से? आलमगीरपुर हैं, फिर उल्लास हैं, तो तीसरा और चौथा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें हड़प्पीय स्थल और स्थिति दिया हुआ है। जैसे मांडा कहाँ पे है? तो मांडा जम्मू कश्मीर में है। फिर उसके बाद है दामाबाद, तो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा में है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे बालू। बालू कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालू है हरियाणा में। मांडा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। पांडरी कहाँ पे है? तो ये गुजरात में। हुलास जो है वो उत्तर प्रदेश में है। फिर नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति में निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 2 और 3 मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो सिंध प्रांत में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया भारत में निम्नलिखित आने का सही कालानुक्रम क्या है? तो इसका हो जाएगा डी। नगर संस्कृति पहले हुई थी, फिर तीसरा लोहे का हल, फिर उसके बाद दूसरा आहत चांदी के सिक्के, उसके बाद लास्ट में आएगा सोने के सिक्के। मतलब नगर संस्कृति, उसके बाद लोहे का हल, उसके बाद दूसरा आ जाएगा आहत चांदी के सिक्के, उसके बाद सोने के सिक्के हैं। अब हम इसमें देख लेते हैं भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए विख्यात है। हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन की आधार सामग्री मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनहुदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटा, वनावली से प्राप्त होती है। सिंध घाटी सभ्यता कांस्य कालीन है और लोहे का जो ज्ञान है वो कांस्य के बाद वैदिक काल के दौरान लगभग 1000 ईस्वी पूर्व में प्राप्त हुआ था। भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा के रूप में लगभग 7वीं से 6वीं शताब्दी के रूप में अस्तित्व में आए हैं। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों ने जारी किए थे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 69 दिया कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। तो बिल्कुल सही है पहला। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों और तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया, तो दूसरा भी सही है। और हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था, तो तीसरा जो है ये गलत है। पहला और दूसरा जो है ये सही है, पहला दूसरा ये सही है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। ए आर दोनों सही है और आर एक सही स्पष्टीकरण है, तो स्पष्टीकरण भी अब विलुप्त हो गए हैं और खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, तो दोनों जिसका सही है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, वन लाइनर खुद से ही कवर करना है। 75 भी वन लाइनर ही है।
अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 81 है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, गलत है। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, तो बी ऑप्शन जो है सही है। वे युद्ध में घोड़ों तथा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 है। तो वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई में किसी मंदिर अथवा पूजा स्थल के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, अतः इस सभ्यता के धार्मिक जीवन का एकमात्र स्रोत यहाँ पाई गई मिट्टी और पत्थर की मूर्तियां तथा एवं मोहरे हैं। इनसे यह ज्ञात होता है कि मातृ देवी, पशुपति शिव और लिंग एवं योनि की पूजा, पीपल, नीम आदि पेड़ों एवं नाग आदि जीव जंतुओं की उपासना प्रचलित थी। पशुओं में हाथी, बाघ, भैंसा, गैंडा और घड़ियाल के चित्र मिले हैं, लेकिन घोड़े के चित्र का अभाव है। हालांकि घोड़े की अस्थियां, घोड़े का मृड़, मूर्ति, लोथल, सुरकोटा और कालीबंगा इत्यादि स्थलों से प्राप्त हुए, फिर भी घोड़े का उपयोग युद्ध के रथ खींचने में किया जाता था, ऐसे साक्ष्य का अभाव है। 82 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 1 व 2 दोनों सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताना होता है, ये दे देता है कभी कभी ऑप्शन में, क्या इसमें होगा क्रम? तो देखिए, एज हो गया माया का, तो लोग उसको मुस्की मारते हैं, ऐसे कर लीजिए। एज हो गया माया का, तो लोग उसको मुस्की मारते हैं, और इका लास्ट में आएगा, तो एजिटिक और माया, एजिटिक, माया, मुश्कर और इनका, ये जो है ना इसका क्रम पूछता है। ठीक है, ये सब जो है इन सब का क्रम पूछता है। फिर वैदिक काल हमारा आ गया। वैदिक काल के भी जितने भी हम टफ क्वेश्चन हैं उसको हम देखते हैं, वन लाइनर फैक्ट को हम जो है उसको स्किप करते हैं। तो आइए हमारे इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। यह जो अथर्ववेद जो है, ए ऑप्शन देखेंगे। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद किससे है? तो ईश्वर की महिमा से है। यजुर्वेद किससे है? तो यजुर्वेद बलिदान विधि से। सामवेद संगीत से है। फिर नेक्स्ट है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद का संबंध किससे? तो देखिए, अथर्ववेद का तंत्र मंत्र वशीकरण है। सामवेद का संगीतमय स्त्रोत है। यजुर्वेद का किससे है? तो स्त्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद जो स्त्रोत एवं प्रार्थनाएं है, और यजुर्वेद जो है स्त्रोत एवं कर्मकांड है। देखिए, तो इसका ए का फूल है ना ऋग्वेद, ए ऑप्शन हाँ बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है ऋग्वेद। तो इसमें पूछा है ग्रंथ, मतलब इसके बारे में। तो देखिए यहाँ से देख लेते हैं कि ऋग्वेद का जो ग्रंथ है वो ऐत्रेय है। सामवेद का पंचविश है। अथर्ववेद का गोपथ है। यजुर्वेद का शतपथ है। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वैदिक संहिताएं हैं, वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो ये देखिए, वैदिक संहिताएं ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये होगा। पहले वैदिक संहिताएं, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे नदियों पे के बारे में दिया है। वैदिक नदियाँ और आधुनिक नाम इसका है। जैसे कि कुंभा को क्या कहते थे? तो कुंभा को काबुल, आधुनिक नाम काबुल है, और वैदिक काल में काबुल को कुंभा कहते थे। उसके बाद दिया है परुशुड़ी को क्या कहते थे? परुशुड़ी को रावी कहते थे। सदानीरा का क्या था? तो सदानीरा गंडक को, और शतुद्री को क्या है? तो सतलज था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा उत्तर वैदिक काल में प्रचलित थी? कौन सी प्रथा थी? तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, मतलब ए और सी दोनों कह रहा है। फिर एक है धर्म और तथा ऋत, भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दिया, धर्म व्यक्तियों के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों का संकल्पना था, बिल्कुल सही है। ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों की क्रियाकलापों को संचालित करता था। सी ऑप्शन हो जाएगा। पहला और दूसरा जो है बिल्कुल सही है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें दिया है व्रीहि को क्या कहते थे? तो व्रीहि जो है, व्रीहि चावल है, ठीक है। और फिर मुद्दा क्या है? तो मूंग है। यव को क्या कहते? तो ये जौ है। इक्षु जो है ये गन्ना है। इक्षु क्या है? तो इक्षु गन्ना है। 3 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कहा गया है? तो इनको झंझावत का देवता कहा गया है, तो ये सही है। और उसके बाद है पापियों को दंड देते थे, गलत है। और नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, ये गलत है। चौथा है वर्षा का देवता कहा गया। इसमें राइट आंसर हो जाएगा
डी 1 और 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है और वायु पुराण से जो है वो गुप्त वंश की शासन व्यवस्था मिलती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विष्णु पुराण से जो मौर्य वंश की जानकारी है, जबकि वायु, विष्णु और ब्राह्मण से गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है। वायु पुराण से गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 100 है, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा जो है सही है? तो ऋग्वैदिक कालीन जो आर्य थे वो कवच और सिर स्त्राण हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोह का ज्ञान था। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? और ऋग्वैदिक कालीन में आर्यों ने घोड़े को पालतू बनाया था, तो पहले यही गलत है क्योंकि गाय थी यहाँ पे, जबकि इस बात में कोई साक्ष्य नहीं कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। तो हमारा इसमें पहला सही हो जाएगा हेलमेट वाला, कि ऋग्वैदिक कालीन आर्य जो थे वो कवच और सिर सत्राण हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। और जो यहाँ पे क्या रहा है कि ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को ताम्र और लौह का ज्ञान था। ठीक है, तो ये दूसरा जो है गलत है। ए ऑप्शन इसमें सही है। क्यों? तो हम एक बार यहाँ से देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग, इसके मतलब यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के उत्खनन से प्राप्त होता है युद्ध संबंधी उपकरण अत्यंत साधारण कोटि के हैं, जो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि उन्हें भौतिक सुख सुविधाओं की ओर विशेष ध्यान दिया था। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था। ठीक है, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को। सिंधु कालीन लोगों को केवल ताम्र एवं कांसे का ही ज्ञान था, लोहे का प्रचलन जो है वो नहीं था। ठीक है, और दो गलत है। तीसरा क्यों गलत है कि ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने मतलब घोड़े को पालतू बना लिया था, ये जो है ये गलत है, क्योंकि ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था। तो यहाँ पे देखते हैं, ऋग्वैदिक कालीन के आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था। सॉरी, ये सही होगा। कह रहा है जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे, तो जबकि इस सहायता से वे युद्ध में विजय प्राप्त करते थे। तो हाँ ठीक है, सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों में घोड़ों के साक्ष्य मिले हैं। मतलब कि जो कह रहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े के बारे में जानते थे, तो ये गलत है, क्योंकि कई जगह से साक्ष्य मिले हैं, घोड़े की अस्थियाँ वगैरह मिली हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता और उसका दिया हुआ है, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक समाज कृषिक था। ऋग्वैदिक समाज जो है जमींदारी पे, और मध्यकाल जो है चारागाह। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। देख लीजिए यहाँ से एक बार, सिंधु घाटी नगरी, उत्तर वैदिक कृषक और ऋग्वैदिक समाज जो था वो चारागाह और मध्यकाल जमींदारी। फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बौद्ध धर्म पे आ गए हैं, बौद्ध धर्म को पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म से हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? मतलब जो ये निम्नलिखित राज्य दिए हैं इनमें से किनका संबंध जो है बुद्ध के जीवन से था? तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा और चौथा, जैसे कौशल का और मगध का जो संबंध था ये बुद्ध के जीवन से था, कौशल और मगध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो देखिए, महाजनपदों में से कौशल एवं मगध महाजनपद का जो संबंध था वो बुद्ध के जीवन से था। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए मगध और कौशल दोनों राज्य में भ्रमण किया था। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। डी ऑप्शन दे रहा है इसमें कि बुद्ध में देवोत्तरारोपण और बोधिसत्व के पथ पर चलना दोनों सही है। मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान ये विशेषताएं महायान बौद्ध मत की हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही है कि बुद्ध में देवत्वारोपण और बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना एवं अनुष्ठान ये महायान बौद्ध मत की थी। देखिए, महायान बौद्ध मत के लोकोत्तर सत्ता तथा देवत्व में विश्वास करता है और बुद्ध के अनेक अवतारों एवं रूपों में विश्वास करता है। साथ ही यह बुद्धत्व के मार्ग पर चलने वालों को बोधिसत्व कहता है, जो सभी मानवों की मुक्ति में सहायता करता है। बोधिसत्व के पथ पर चलना इस मत में अनुकरणीय कहा गया है। हिंदू धर्म के प्रभाव में बुद्ध में देवत्व का आरोपण के साथ अनुष्ठान और मूर्ति पूजा महायान की मुख्य पद्धति
बन गई है। उसके बाद हम देखेंगे निम्नलिखित 4 कथनों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम क्या है, नीचे दिए गए हुए कूट से ज्ञात करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजगृह बौद्ध संगीति जो पहली हुई थी। तो देखिए प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो मगध नरेश थे अजात शत्रु के कार्यकाल में राजगृह में स्थित सप्तकर्णी गुफा में संपन्न हुई थी। लेकिन वहीं द्वितीय बौद्ध संगीति देखेंगे तो ये कालाशोक के शासन काल में बुद्ध की मृत्यु के 100 बाद जो है वैशाली में हुई थी। तो पहले क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा राजगृह, उसके बाद वैशाली आ जाएगा। उसके बाद तृतीय बौद्ध संगति पूछेगा तो अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्रा में हुई थी और मेघलीपुत्र इसके अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति पूछेगा तो ये कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे प्रथम बौद्ध संगीति, इसका है डी ऑप्शन देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ किसके समय हुआ था, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये महाकश्यप अध्यक्ष थे प्रथम बौद्ध संगीति के। द्वितीय के कौन थे, तो द्वितीय के थे साबक कामीर। और तृतीय बौद्ध संगीति के कौन थे, तो तृतीय के थे मेघलीपुत्र और चतुर्थ के वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। जन्म देखेंगे तो जन्म कब हुआ था, तो सी इसका हो जाएगा जन्म तीसरा लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया में हुई थी। प्रथम प्रवचन इन्होंने कब दिया, कहाँ दिया, सारनाथ में दिया था और निधन इनका कुशीनगर में हुआ था। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे जन्म, तो जन्म के समय तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी जन्म। तो जन्म जब हुआ तो कमलिन का मतलब चिन्ह था। और प्रथम प्रवचन का क्या था, तो प्रथम प्रवचन का धर्म चक्र प्रवर्तन। और महाबोधि, तो महाबोधि के लिए बोधि वृक्ष था, त्याग का संबंध घोड़ा से था। फिर नेक्स्ट है 53 महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, तो इसका हो जाएगा उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था और उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्ति किया था। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट देखते हैं ये दिया है गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है। तो देखिए वे कर्म में विश्वास करते थे, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते, तो ये गलत है क्योंकि वे आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, तीसरा भी सही है। और ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, तो ये गलत है। ईश्वर की सत्ता में वे विश्वास नहीं करते थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 जो है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बौद्ध दर्शन की विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में ही मिलता है। फिर दूसरा है कि बुद्ध ने हमेशा दार्शनिक समस्याओं में उलझने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन जीने पर जोर दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो 1 और 2 दोनों हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 1 और 2। बौद्ध दर्शन जो था वो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में ही मिलता था। बुद्ध ने हमेशा दार्शनिक समस्याओं में उलझने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन पर जोर दिया था। इसका दोनों ही सही हो जाएगा। देखिए तो जो बौद्ध दर्शन का बीज था वो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में निहित था। महात्मा बुद्ध ने दुख तथा उनके समाधान से संबंधित 4 आर्य सत्य का प्रतिपादन किया था। इनके अनुसार था कि दुख के मूल कारण अविद्या के विनाश का प्रमुख उपाय अष्टांगिक मार्ग है। इन्होंने हमेशा दार्शनिक समस्याओं में उलझने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन पर जोर दिया था। बुद्ध मानवता की मुक्ति की ओर ले जाना चाहते थे, इस प्रकार जनता तक अपनी शिक्षा का प्रसार करने के लिए पातली भाषा का उपयोग किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 व 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। तो इसका हो जाएगा बी। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों के स्वीकारोक्ति के अवसर होता था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कौन सा सही है। स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है, गलत है। स्तूप आमतौर पर अवशेषों के निक्षेपागार होता था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा केवल 2। बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित एवं स्मारक संरचना होती थी, गलत है। स्तूप की संकल्पना जो है वो बौद्धों से पूर्व की है। स्तूप शब्द का जो उल्लेख है सर्वप्रथम ऋग्वेद में, अथर्ववेद में और फिर वात्स्यनिक संहिता तैत्तिरीय
भारतीय संहिता आदि ग्रंथों में मिलता है। कथन एक सही नहीं। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता है जिसमें मृतकों के अवशेष एवं राख को रखा जाता है। मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से भगवान की पूजा करने के सामान्य जन की गहरी आस्था के परिणाम स्वरूप स्तूप ने आगे चलकर अपना संकल्प अर्पित किया था। नेक्स्ट है स्तूपों का सही तैथिक क्रम क्या है। स्तूपों का, तो इसका राइट आंसर कुछ दिया ही नहीं है, पढ़ लेते हैं कि भरहुत एवं सांची स्तूप की जो स्थापना है वो मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी। फिर धमेक स्तूप की रचना का निर्माण मूलतः अशोक के शासनकाल में हुआ था। मतलब भरहुत एवं सांची, जिसमें गुप्त काल के प्रतिस्थापित कर वर्तमान स्तूप बना। अमरावती स्तूप का निर्माण जो है वो सातवाहन काल के समय हुआ था। अतः भरहुत, सांची, धमेक स्तूप निर्माण क्रम निर्धारित करना संभव नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ है। पारमिता का अर्थ यही है, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ है। क्वेश्चन है 95। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा से युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है। तो इसका हो जाएगा बी, मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध की धरती का आवाहन। तो इसका बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध के धरती का आवाहन। 98 नंबर क्वेश्चन है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है कि परिवाजरक, तो ये परित्यागी एवं भ्रमणकारी, बिल्कुल सही है, फिर ये सही है। फिर दूसरा है उच्च पद प्राप्त पुजारी, तो इसमें क्या कह रहा है, ये गलत है। श्रवण जो होता है वो भिक्षु साधु होता है। उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 जो है ये सही है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। कुशीनगर जो है मल्ल गणराज्य की राजधानी है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है कुशीनगर में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 8 दोनों सही है और व्याख्या नहीं करता है। लेकिन फिर 101 नंबर की लोथल जो है सी ऑप्शन है उसमें हो जाएगा। पूछा है कूट का प्रयोग करे सही उत्तर बताएं। तो लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र, बिल्कुल सही है। दूसरा सारनाथ प्रथम उपदेश, ये भी सही है। राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, ये गलत है। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ, ये सही है। चौथा पढ़ लेते हैं एक बार इसको। सांदापुरा स्थल जो है वो लोथल गोदीवाड़ा के अवशेष मिले हैं। सारनाथ से महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था। नालंदा से बोधि अधिगम महान पीठ था और यहाँ कुमार गुप्त प्रथम शासनकाल में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अशोक का जो स्तंभ है वो शीर्ष राजगीर में नहीं है बल्कि सारनाथ में स्थित है। कहाँ पे, सारनाथ में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे हम। देखिए एक नया है, आर्य मंजूश्री मूल कल्प महायान तथा ब्रजयान बौद्ध धर्म से संबंधित था। इस ग्रंथ में बोधिसत्व मंजूश्री है। नेक्स्ट है भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या कौन सा है धार्मिक इतिहास। तो लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी, तो बिल्कुल सही है। और महासंघिक द्वारा बौद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 और 3 जो है ये सही है। तो इसमें है परंपरागत नियम, यहाँ दिया है स्थविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध, गलत है। परंपरागत नियम में आस्था रखने के लिए संप्रदाय स्थिर या थेरावादी कहलाया। अस्थिरवादी बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा से संबंधित है। इनका संबंध किससे था। तो ये यहाँ पे महायान बोला है लेकिन हीनयान शाखा से था। इसका नेतृत्व था महाकच्छायन ने किया था और परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वालों को संप्रदाय महासांघिक कहलाया था। इनका नेतृत्व महाकश्यप ने किया था। और लोकोत्तरवादी संप्रदाय जो है बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। बौद्ध धर्म में लोकोत्तरवाद को निकाय 18 निकायों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 2 और 3 देखते हैं। बोधिसत्व जो है बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है, तो ये नहीं सही है। बोधिसत्व अपने प्रमोद के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, दूसरा सही है। नेक्स्ट है, बोधिसत्व जो है वो समस्त सचेतन प्राणियों और उनके प्रबोध का मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। राइट आंसर 2 और 3 हो जाएगा। एक बार ये गलत क्यों है कि बोधिसत्व जो है वो बौद्ध मत के महायान संप्रदाय, महायान यहाँ हीनयान दिया हुआ था, ठीक है, ये महायान दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ था तो हीनयान दिया हुआ था, इसलिए ये पहला जो है ये गलत है, ठीक है। कि देखिए बोधिसत्व जो है वो बौद्ध मत के महायान संप्रदाय का आदर्श एवं केंद्रीय संकल्पना है। बौद्ध धर्म में
बोधिसत्व सत्य के लिए प्रबुद्ध शिक्षा दिए हुए हैं। पारंपरिक रूप से महान दया से प्रेरित बोधिचित्त जनित सभी संवेदनशील प्राणियों के लाभ के लिए सहज शिक्षा इच्छा के बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए बोधिसत्व माना जाता है। 10 परिमिताओं का पूर्ण पालन करने वाला बोधिसत्व कहलाता है। बुद्ध बनाना ही बोधिसत्व के जीवन की पराकाष्ठा है। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य संपूर्ण मानव समाज से दुख का अंत है। बौद्ध धर्म के अनुसार 4 आर्य सत्य दिए हुए हैं। दुख का समुदाय है, दुख निरोध है और दुख निरोध का मार्ग है। क्वेश्चन नंबर 115 है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या है कि इसमें पूछ रहा है कौन सा युग्म सही है। तो आर्यदेव जो है वो जैन विद्वान कह रहे हैं और दिगनाग। तो देखिए आर्यदेव जो थे वो बौद्ध दार्शनिक थे। कौन थे? बौद्ध दार्शनिक। जो बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन के शिष्य थे, तो पहला तो है गलत है। और दिगनाग जो थे वो बौद्ध विचारक थे, तो दूसरा सही है। इन्होंने प्रमाण समुच्चय नामक ग्रंथ की रचना की थी। नाथ मुनि जो थे वो वैष्णव विद्वान थे, इन्होंने वैष्णव संप्रदाय की रचना की थी। 2 और 3 सही है, लेकिन आर्यदेव जो है ये गलत है। तो फिर नेक्स्ट हम देखते हैं 121 नंबर है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। महाविहार के राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों ए 8 दोनों सही और आदि सही की व्याख्या करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा व्याख्या भी करता है। तो नालंदा जो में एक विख्यात बौद्धपीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह बिहार में राजगृह के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य में कुमारगुप्त प्रथम के समय में नालंदा स्थित महाविहार विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 6ठी शताब्दी ईस्वी में भारत के में तंत्रवाद का विकास होता है। पाल शासक थे धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। आगे पाल शासकों ने तंत्रवाद की शिक्षा पर केंद्रित विक्रमशिला को अधिक महत्व दिया। नालंदा उपेक्षित होने लगा और 12वीं शताब्दी के अंत तक उसका क्रमिक पतन होता रहा। फिर बाद में बख्तियार खिलजी द्वारा इसे जलाकर अंतिम रूप में नष्ट कर दिया गया और यही नालंदा के पतन में राजकीय प्रशय का अभाव का एक कारण था। अब इसको मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट वीडियोस करूँ, क्योंकि बाहर बहुत शोर हो रहा है जिसके कारण वीडियो सही से रिकॉर्ड नहीं हो पा रही है।